आपका रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी से लेके आया हूं और हिंदी में आज हम लोग समास को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में उनका पैटर्न क्या रहता है और उनके बारे में और जो बहुत सारी जानकारी है वह भी आपको आज मैं बताऊंगा। तो चलिए आज हम सबसे पहले समास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समास को समझेंगे और उसके बाद हम उसी की प्रैक्टिस श्रृंखला हमने वीडियो में अंत में लेके आए हैं, वहाँ पर हम लोग उस प्रैक्टिस श्रृंखला को भी हल करेंगे। तो चलिए हम लोग समास की तरफ चलते हैं। तो समास को हम लोग समझते हैं। तो समास की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं कि समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जब दो आपस में शब्द मिल जाते हैं और उन दोनों शब्दों से मिलकर जो हमारा एक सार्थक शब्द तैयार होता है वह सार्थक शब्द हमारा समास कहलाता है। समास का ये थोड़ा यहाँ पर डार्क हो गया है, देख लीजिएगा, शाब्दिक लिखा है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ये बार बार अभी एग्जामों में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है संक्षेप होता है समास का शाब्दिक अर्थ। अब आपको ये भी पता है कि समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। मुख्यतः समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं हम सबसे पहले देख लेते हैं उन्हें और फिर बारी बारी से एक एक समास को हम समझेंगे। पर अगर आप इस चैनल में नए हों तो कृपया कर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, मैथ्स, रीजनिंग सभी से रिलेटेड जो भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन, उनके प्रिपरेशन इस ग्रुप में, इस चैनल में आपको मैं कराऊंगा। आपको अगर इसकी पीडीएफ या कोई भी पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो समास मुख्यतः कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। पहला कौन सा है? अवयवी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास और छठवा है बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से समास के टोटल कितने भेद हैं हमारे पास? 6 भेद होते हैं। अब इन 6 भेदों में हम एक एक भेद को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अवयवी समास को लेते हैं। अवयवी समास की बात करें तो अवयवी समास की सबसे पहले आपको पहचान पता रहना चाहिए और अवयवी समास होता क्या है उसकी परिभाषा भी आपको पता रहना चाहिए। तो अवयवी समास की परिभाषा है जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो मतलब कि अपनी अलग ही पहचान बताता हो वो, तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अर्थात जिसका पहला पद अवयव हो या वो उस मतलब कि जो पद आया है उस पद में अपने आप को प्रधान बताता हो, तो वो कहलाता है आपका अवयवी भाव समास। मान लीजिए जैसे कोई सभा होती है तो सभा में मंत्री और सभी रहते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत है, उसमें जब बैठे रहते हैं सभी तो वहां पंच भी रहते हैं और सरपंच भी रहता है। तो वहां पर प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। वो जो पंच रहते हैं वो तो नाम मात्र के रहते हैं। उसी प्रकार अवयवी भाव समास है, यहां पर जो अवयव है वो प्रधान रहता है, मतलब कि अपनी भूमिका ज्यादा बताता है, वही अवयवी भाव समास होता है। ट्रिक के माध्यम से याद रखना, तो क्या करें? पूर्व पद अवयव होता है। इसमें क्या होता है? पूर्व पद अवयव होता है। जैसे यहां पर उदाहरण के रूप में हमने लिया है, पूर्व पद किसको कहते हैं? तो ये वाले जो शब्द हैं पूरे के पूरे पूर्व पद हैं। ये जो आपको दिए गए हैं बाद में, ये सभी क्या है? उत्तर पद है। और इन दोनों से मिलकर वो समस्त पद बनता है और उसका विग्रह जो अनुवाद करें तो वो इस प्रकार से होगा। जैसे प्रतिधन से क्या बनता है? प्रतिदिन बनता है। यहां पर प्रति क्या है? अवयव है। प्रति क्या है? अवयव है, प्रधान है। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। उसी प्रकार जन्म हो जाएगा। आधन जन्म को जोड़ें तो आजन्म हो जाएगा। जन्म से लेकर आगे देखें, आगे यहां पर देखें, यथा संभव, यथा धन संभव, यथा संभव, जैसा संभव हो। अनुरूप का क्या हो जाएगा? अनुरूप। अनु क्या हो गया? यहां पर उपसर्ग हो गया, तो रूप के योग्य। अनु मतलब अनुसार, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो। फिर अगला यहां पर हाथों हाथ,
यहाँ पर क्या करते हैं आप, हाथ और हाथ करके आप द्वंद्व समास कई बार लगा लेते हैं। लेकिन याद रखें इसका अनुवाद क्या होता है, हाथों धन हाथ मतलब हाथों हाथ, और हाथ ही हाथ में होता है। इसके लिए आपको याद रखना है हाथों हाथ बार बार पूछा जाता है आपके गवर्नमेंट एग्जाम में। क्यों पूछा जाता है, यह इसके लिए पूछा जाता है क्योंकि आप उसे जैसे ही देखते हैं आप द्वंद्व समास लगा देते हैं। लेकिन है वो कैसा समास, वह समास है आपका अवयवी भाव समास है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अवयवी भाव के समास के कुछ एग्जाम्पलों को समझा है। अभी हम लोग नीचे जो प्रैक्टिस श्रृंखला है उसमें और अवयवी भाव समास के एग्जाम्पल देखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग तत्पुरुष समास को। सबसे बड़ा समास कह सकते हैं आप लोग कि पूरे समाज में आपसे पूछे हिंदी में समाज में सबसे बड़ा समास कौन सा होता है, तो वह होता है तत्पुरुष समास। क्यों, क्योंकि तत्पुरुष समास के अनेक भेद होते हैं। हम तो समास के भेद मुख्यतः चाहे पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पर जैसे अवयवी भाव समास को हमने एक ही बार पढ़ा लेकिन उसके कोई भेद नहीं थे, लेकिन तत्पुरुष समास के क्या होते हैं, अलग अलग भेद होते हैं। जैसे बात करते हैं, पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। जिस समास में दूसरा अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा पदों के बीच का कारक चिन्ह, कारक मतलब जो विभक्ति वाला चिन्ह होता है, वो लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के भेद देखते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं मुख्य। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं मुख्य, 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष पहले नंबर पे लेते हैं हम लोग, जिसे द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। कर्म तत्पुरुष जिसे कौन सा तत्पुरुष कहते हैं, द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। कर्ता नहीं लेते हम लोग, कर्ता नहीं है तत्पुरुष समास, इसके लिए हम यहाँ पर, क्योंकि वो कर्ता खुद ही होता है, इसके लिए यहाँ पर कर्ता नहीं आता। क्या आता है, कर्म से आता है। इसमें कर्म में आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इस प्रकार से जो आपने पढ़ा है कारक, उसी में से कर्म को, तो कर्म के द्वारा को का जो लोप हो जाता है उसमें कर्म तत्पुरुष समास होता है, यह द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे गगन चुंबी है, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी का क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला। उसी प्रकार बात करें यश प्राप्त की, तो यश को प्राप्त, देखिए यश को प्राप्त हो रहा है यहां पर, लेकिन यहां पर जैसे ही आप शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो यश प्राप्त हो जाता है, वहां पर को का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। उसी प्रकार आगे देखिए आप, आगे लिखा है चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, यहां से को का फिर से लोप हो जाता है तो चिड़ी मार बन जाता है। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, फिर से को का लोप। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। इस प्रकार से ये कर्म तत्पुरुष था। अब हम लोग करण तत्पुरुष पे चलते हैं। करण तत्पुरुष में तृतीय तत्पुरुष होता है, इसमें से और के द्वारा, यहां पर से याद रखें, यहां पर से अलग वाला नहीं है, अपदान जब हम लोग जाएंगे वहां पर से अलग से हो जाएगा, यहां पर से और के द्वारा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे पहला है सुर रचित, सुर द्वारा रचित, यहां पर सुर द्वारा का क्या हो गया, लोप हो गया, तो सुर रचित बन गया। मदांध, तो मद से अंधा, से का लोप हो गया। रेखांकित, रेखा से अंकित। मन चाह, मन से चाह। पद दलित, पद से दलित। इस प्रकार से ये क्या होगा, करण तत्पुरुष होगा। हम लोग आगे चलते हैं। आगे है संप्रदान तत्पुरुष, जिसे चतुर्थ तत्पुरुष के कहते हैं, और इसमें के लिए का लोप हो जाता है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए, शाला के लिए का कहाँ यहाँ लोप हो गया। स्नान घर, स्नान के लिए घर। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हथकड़ी। आप लोग हथकड़ी को जरूर याद रखें कि यह चतुर्थी तत्पुरुष है कह के, हाथ के लिए कड़ी। अब आगे चलते हम लोग, आगे हमारा अपादान तत्पुरुष है, और अपादान तत्पुरुष जो है वह पंचमी तत्पुरुष कहलाता है हमारा। और इसमें जो से आता है वह से दो संबंधों को आपस में अलग करने के लिए आता है। मतलब कि जब दो कोई बात हो रही हो तो दोनों को अलग अलग दिखाए या दर्शाए या बात करें उनकी, तब हम से लगाते हैं। यह अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे पदच्युत, पदच्युत यानी कि पद से च्युत, च्युत मतलब होता है अपने मार्ग से हट जाने वाला, मतलब कि अलग हो जाना। जो चरण है मतलब कि जो पग जिसमें जाना चाहिए था वहां ना जाके क्या हो रहे हैं, अलग जा रहे हैं। उसी प्रकार पाप मुक्त, पाप से वो कैसा हो गया, मुक्त ही हो गया, तो पाप ही नहीं है, मतलब कि पाप उसके अंदर बचे ही नहीं, उसने क्या किया होगा, पुण्य ही पुण्य किया होगा, अर्थात यहाँ पर पाप से मुक्त आएगा। जलहीन, जल से हीन। देश निकाला, देश से निकाला, मतलब कि जैसे कोई भारत देश में रह रहा है उसको देश निकाला कर दिए तो अदर देश में चल जाएगा, तो भारत देश में रहा क्या, नहीं रहा, मतलब कि भारत देश से उससे संबंध जो थे
वह कैसे हो गए, अलग हो गए। इसके लिए देश से निकाला, अलग करना से का अर्थ होता है। पदभ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, पद भ्रष्ट का क्या हो जाएगा, पद से या मार्ग से भ्रष्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। संबंध तत्पुरुष है, यहां पर संबंध तत्पुरुष की बात करें तो का, के, की, रा, रे, री, इन सब का जब लोप हो जाता है वह संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष कहलाता है। जैसे चंद्रोदय, चंद्र का उदय का यहां पर लोप हो जाएगा। राजकुमार, राज्य का कुमार या राजा का कुमार। पराधीन, पर के अधीन। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। देश रक्षा, देश की रक्षा। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। उसी प्रकार आगे देखिए, यहां पर लिखा है विद्या सागर, विद्या का सागर, यहां पर का फिर से लोप हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष, जो सप्तमी तत्पुरुष कहलाएगा। हमने षष्ठी पढ़ा, अब सप्तमी आ गए। सप्तमी में और पर का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। में और पर का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे देखें शोक मग्न लिखा है तो शोक में डूबा हुआ या शोक में मग्न, शोक में मग्न, यहां पर के का लोप होकर क्या बन गया, शोक मग्न। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। आप पर बीती, आप बीती, देखो पर का लोप हो गया, आप बीती बन गया। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। उसी प्रकार आगे देखें, आगे है आनंद मग्न, आनंद में मग्न। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। इस प्रकार से हमने तत्पुरुष समास को अभी देखा, पूरे के पूरे उसके जो सप्तमी तत्पुरुष तक है हमने पूरे को देखा है। अब हम लोग चलते हैं कर्मधारय समास पे, जो हमारा तीसरे नंबर का मुख्य रूप से समास है। और कर्मधारय समास की परिभाषा देखते हैं हम लोग सबसे पहले। जिस समास पद या समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद कह रहा है, ये जो दो पद में बटे रहते हैं, पहला और दूसरा, तो ये पूर्व पद कहलाता है, ये उत्तर पद कहलाता है। तो हम उत्तर पद की बात कर रहे हैं, किसमें अभी, कर्मधारय समास में। जिस समास पद या समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण, विशेष, विशेषण तो आप समझते हैं, विशेष भी समझते हैं। विशेषण मतलब जो संज्ञा की विशेषता बताए, और विशेषण की विशेषता बताता वो विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है, जिसमें उपमेय में उपमान हो अथवा विशेषण विशेष से हो। यहाँ पर जैसे हम कोई भी एक बात लेते हैं उपमेय, उपमान और उपमेय को समझने के लिए, जैसे हमने लिया चरण कमल, हमने क्या लिया, चरण कमल लिया। तो चरण कमल को हम बांटें तो चरण और कमल दो भागों में बांट दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चरण और कमल क्या हो जाएगा, इसमें जैसे चरण की बात करें तो चरण हो जाएगा हमारा उपमेय और कमल हमारा क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कर्मधारय समास की, लेकिन कर्मधारय समास की एग्जाम्पल देखते हैं उसके पहले आप लोग कर्मधारय समास की पहचान भी देख लें। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो या के समान आदि आते हैं। तो अब हम लोग उदाहरण है यहाँ पर कर्मधारय के। पहला है मृग नयन, मृग के समान नयन। देह लता, देह रूपी लता। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। लाल मणि, लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अधमरा, आधा है जो मरा। आशा लता, आशा रूपी लता। कापुरुष, कायर पुरुष। उसी प्रकार महादेव, महान है जो देव। तो इस प्रकार से हमने कर्मधारय समास के एग्जाम्पल को देखा। अब हम लोग चलते हैं द्विगु समास में और द्विगु समास को समझते हैं और उसके पहचानने की ट्रिक भी देखते हैं। जिस समास्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, मतलब कि जैसे ये शब्द दिया है हमको, इसका अगर ये पूर्व पद कैसा हो, संख्यावाचक हो, और विशेषण हो, कैसा हो, विशेषण भी हो, वह द्विगु समास कहलाता है। ट्रिक, इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, अर्थात जब हम लोग इसका समास विग्रह करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, समूह या समाहार आता है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। आगे देखिए, फिर आगे है
त्रिकोण 3 कोणों का समूह, पंचमढ़ी 5 मणियों का समाहार या समूह। इस प्रकार से द्विगु समास हुआ। अब अगले समास पे चलते हैं। द्वंद्व समास है अब हमारा अगला समास। द्वंद्व समास को देखते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद मतलब कि ये जो दिए गए हैं इनमें ये पद भी और ये पद भी अपनी अपनी अलग पहचान बताते हो दोनों, तो वो दोनों पद क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच में प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? योजक चिन्ह डैश का उपयोग करते हैं। जैसे अपना पराया, अपना और पराया, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। अब देखें अगले यहां पर ऊंच नीच, ऊंच या नीच, ठंडा गरम, ठंडा या गरम। इस प्रकार से द्वंद्व समास जो है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए पहचानने के लिए। यह बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि योजक चिन्ह रहता है और योजक चिन्ह जहां रहा वहां पर हमेशा क्या होता है? द्वंद्व समास होता ही है। आगे चलते हम लोग बहुब्रीहि समास, जो हमारा अंतिम समास है, छठवां समास। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस श्रृंखला को देखेंगे। पर आप प्लीज इस चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे कि आपका नॉलेज और अच्छा हो और आप गवर्नमेंट की तैयारी बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर सके। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और अगर आपने मेरे चैनल से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लिए, तो आप कभी कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुब्रीहि समास लेते हैं। जिस समास पद में या जिस समस्त पद में भी लिख सकते हैं हम, में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात जब दोनों पद आप मिला दीजिए, दोनों पद उसमें कभी प्रधान नहीं रहते, लेकिन दोनों पद मिलने के बाद एक तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे कोई आपस में दो लोग चुगली करते हैं तो चुगली किसी और तीसरे की करते हैं या संकेत तीसरे की ओर करते हैं, उसी प्रकार बहुब्रीहि समास भी होता है हमारा कि दो पद आपस में प्रधान नहीं होते हैं लेकिन तीसरे की ओर संकेत कर देते हैं दोनों आपस में बात करने पर, वही हमारा बहुब्रीहि समास होता है। जैसे प्रधानमंत्री कहे तो आप डायरेक्ट समझ गए कि प्रधानमंत्री जो मंत्रियों में कैसा हो? प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात पीला है अंबर जिसका, या पीला है जो वस्त्र जिसका, कौन? श्री कृष्ण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात पर्वत को धारण करने वाले कौन थे? जिन्होंने एक उंगली पे धारण किया था, श्री कृष्ण जी थे। निशाचर, निशा मतलब रात्रि में विचरण करने वाले कौन होते हैं? राक्षस होते हैं जो रात्रि में विचरण करते हैं। आगे देखिए, चोलड़ी, चार हैं लड़ियां, जिसमें चार लड़ियां किसमें रहती है? माला में रहती है। लड़ियों से मिलकर कौन बना होता है? माला बना होता है। अर्थात लड़ियों से हम तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, वह माला की ओर संकेत कर रहे हैं। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके, शिव। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर। अनहोनी, ना होने वाली घटना, कोई विशेष घटना जो होती है वो अनहोनी कहलाती है। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है और अभी ट्रेंड कर रहा है, कह सकते हैं हम लोग एग्जामों में, अनहोनी, ना होने वाली घटना। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र या सिंह जिससे कहते हैं। पंकज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या भी पंकज जो बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। पंख में पैदा हुआ हो जो, या कीचड़ में पैदा हुआ हो जो, अर्थात कौन होता है? कमल होता है। कीचड़ में पैदा होता है फिर भी अपनी अलग पहचान बना के रखा है कमल ने, तो क्या हो जाएगा? पंख में पैदा हुआ हो जो, अर्थात किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? कमल की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात पंकज। तो इस प्रकार से हमने बहुब्रीहि समास को भी अब देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं अपनी प्रैक्टिस श्रृंखला पे। तो प्रैक्टिस श्रृंखला के, अच्छा एक रह गया हम लोगों का द्वंद्व समास, नहीं द्वंद्व समास हो चुका था हमारा, बहुब्रीहि भी हो गया है। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस श्रृंखला पे ही। प्रैक्टिस श्रृंखला में हम लोग लेते हैं हमारा पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वही कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विक्षेप? कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। तो क्या होता है? संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप होता है। अर्थात हमारा ये उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न पे।
निम्न में से कौन सा पद अवयवी भाव समास का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं। ग्रहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। ग्रह को गया हुआ को ग्रहगत कहते हैं, आचार में जो कुशल हो आचार कुशल कहते हैं। हमने प्रतिदिन का देखा था, अवयवी भाव समास में हमने प्रतिदिन को देखा था, प्रत्येक दिन, अर्थात हमारा अवयवी भाव समास का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रतिदिन। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है जिस समास में उत्तर पद जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो, कौन सा समास कहलाता है? आप डायरेक्ट अब जब भी विशेषण विशेष और उपमेय और उपमान देखें तो आप हमेशा कौन सा समास लगाएंगे? कर्मधारय समास लगाएंगे। कौन सा समास लगाएंगे आप लोग? कर्मधारय समास लगा देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से कर्मधारय समास इसमें है? इनमें से हमें बताना है कौन सा कर्मधारय समास है। तो आपको दिख रहा होगा इनमें से जो है, क्या चक्रपाणी हमारा कर्मधारय समास है? क्या चतुर्युगम हमारा कर्मधारय समास है? क्या माता पिता या नीलोत्पलम? तो चक्रपाणी जहां लिखा है चक्र को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण, तो ये कौन सा हो गया? ये तो हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। चतुर्युगम यानी कि 4 युगों का समूह कह सकते हैं या समाहार कह सकते हैं। यहाँ आप अगर इसे बहुब्री लगाएं तो बहुब्री भी लगा सकते हैं, आप इसे द्विगु लगाएं तो द्विगु भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें समाहार और समूह के वो बोध हो रहा है और प्रथम पद संख्यावाची है। अब यहाँ पर माता और पिता, ये तो आपको पता है, जब 2 या योजक चिन्ह है तो ये हमारा कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास होता है। बचा क्या? एक ही बचा, नीलोत्पलम। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास हो जाएगा हमारा नीलोत्पलम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अगला प्रश्न हमारा, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? ऐसा समास का नाम बताइए जिसमें दोनों पद कैसे होते हो? प्रधान नहीं होते हो। अर्थात हमारा ऐसा समास कौन सा होता है? एक ही होता है। कौन सा? बहुव्रीहि समास होता है, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जितेंद्रिय अब आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। जितेंद्रिय में हमें बताना है कौन सा समास है। तो ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको जितेंद्रिय के। कौन सा है? सबसे पहले द्वंद्व, फिर दूसरा है बहुब्रीहि, और फिर है आपका तत्पुरुष, और फिर आपको दिख रहा होगा कर्मधारय। तो इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। तो जितेंद्रिय किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, इंद्र की ओर संकेत करता है, इसके लिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका बहुव्रीहि हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो बच्चों, देवासुर देखते से आपको कभी कभी लगता है कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, लेकिन देवासुर का सबसे पहले समास विग्रह करने पर आप याद रखिए क्या होता है? देव और असुर होता है। क्या होता है? देव और असुर होता है। इसके लिए जब भी और आता है तो कौन सा समास हो जाता है हमारा? वह हो जाता है हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। अर्थात 8वें का डी उत्तर हमारा सही है। अगले पे चलते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में हमारा कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। आगे चलते हैं। दीनानाथ में बताएंगे आप लोग कौन सा समास है। दीनानाथ में बताएं कौन सा समास है। कौन सा समास होता है दीनानाथ में? दीनानाथ में हमारा होता है कर्मधारय समास होता है। अर्थात 10वें का हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा। दीनानाथ कोई तीसरा संकेत तो कर नहीं रहा है, कोई संख्यावाचक मान आया नहीं जो द्विगु हो जाए, और कोई 2 योजक चिन्ह या कोई भी 2 और या अथवा ऐसे कुछ लगा नहीं सकते। दीन और नाथ ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। दीनानाथ एक ही के और संकेत करता अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? मुख्य दर्शन में आप लोगों को बताना है कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। मुख के द्वारा दर्शन हम कह सकते हैं, अर्थात मुख के द्वारा जब भी आता है तो हमारा कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। तो 11वें का बी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, कौन सा बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का हमें सही उदाहरण बताना है।
तो आप लोग देखिए यहाँ से कौन सा आपको लग रहा है, निशिदिन। निशिदिन तो मतलब ये कौन सा हो गया हमारा, अव्ययीभाव समास कह सकते हैं हम लोग। त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, ये कौन सा हो गया हमारा, दिगु हो गया। पंचानन अर्थात पंचानन, पांच आनों का समूह। आप इस प्रकार से द्विगु समास मत बोल दीजिएगा पंचानन को। पंचानन क्या है हमारा, बहुब्रीहि समास है, पांचों सर जिसके, ठीक है, पांचों आनन जिसके। तो यहां पर 12वें का सी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निशाचर में कौन सा समास है। निशाचर, निशा यानी रात्रि में विचरण करने वाला, कौन होता है रात्रि में विचरण करने वाला, राक्षस होता है, अर्थात बहुव्रीहि समास हो जाएगा। किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं यहां। आगे देखिए अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है। चार राहों का समूह अर्थात जिसमें गिनती आए, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, वह कौन सा समास होता है। जो समूह समाहार का बोध कराता हो वह द्विगु समास होता है, अर्थात डी उत्तर हमारे 14 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 15वां, दसमुख में कौन सा समास है। दसमुख में कौन सा समास है। 10 मुख हो जिसके, अर्थात कौन, रावण। तो रावण तीसरे की ओर संकेत कर दिया तो कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया हमारा। तो 15वां का बी उत्तर सही हो गया। सुपुरुष, सुपुरुष, यहां पर आप देखें सुपुरुष में कौन सा समास है आपसे पूछा है। तो सुपुरुष, जो पुरुष सबसे अच्छा होते हैं उन्हें सुपुरुष कहते हैं। तो यहां पर हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा, कर्मधारय। अगला है, विशेषण और विशेष के योग से बना कौन सा समास। बार बार आता है क्वेश्चन, देखिए यहां पर भी हमने 2-3 बार इस क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से दिया है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से आपसे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो कर्मधारय समास बनता है। आप मेरे ग्रुप में या मेरे चैनल में बने रहिए, मैं आपको 100% बोलता हूं, मैं बहुत अच्छे से आपकी हिंदी, रीजनिंग, मैथ, साइंस सभी की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। द्विगु समास की सबसे पहले खासियत पता रहना चाहिए कि प्रथम पद संख्यावाचक होना चाहिए। तो आजीवन, ये तो है नहीं, यहां पर कोई संख्यावाचक आया नहीं। भूदान, कुछ नहीं आया यहां पर। सप्ताह, हाँ सप्ताह मतलब कि 7 दिनों का समूह। तो हमारा 18वें का सी उत्तर क्या हो जाएगा, सप्ताह, सी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न लेते हैं हम लोग। 19वां प्रश्न है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। यहां पर हमसे पूछ रहा है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। मतलब कि आपको बोल रहा है, जब भी आप समास वो करते हैं, विग्रह करते हैं या देखते हैं, तो उन दोनों के आपस में समान होने पर, मतलब कि दोनों जो पद हैं समान होते हैं, तो कर्मधारय समास होता है। तो इसका सीधा सा उत्तर आप याद रखेंगे, तत्पुरुष समास। क्या याद रखेंगे, तत्पुरुष समास। और अंतिम प्रश्न है हमारा, किसमें सही सामासिक पद है। हमें बताना इसमें से, आपको जो दिया गया है इसमें से सामासिक पद मतलब कि समास किसमें है। तो यहां पर देखिए आपके ऑप्शन है, पुरुष, धन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी, मंत्री, परिषद। तो यहां पर जो है सही सामासिक जो पद है वह हमारा किसमें है, दिवारात्रि में है। किसमें है मित्रों, दिवारात्रि में है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने पूरी समास की जो श्रृंखला थी, प्रैक्टिस श्रृंखला, आपने उसको भी हल किया और बढ़िया तरीके से आपने समास को भी समझा। अब मैं अगले वीडियो में आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे ट्रिक के साथ और बहुत अच्छे तरीके से और श्रृंखला लेके आऊंगा हैंड राइटिंग नोट्स की ही, क्योंकि हैंड राइटिंग नोट्स में जितना पढ़ोगे आप उतने जल्दी समझ आता है और याद भी बहुत अच्छे से होता है। आपको करना क्या है, इसको वीडियो को पोस्ट करते हुए आप अपनी नोट्स बना लीजिए समास की। आपको इससे अच्छी नोट्स कहीं नहीं मिल सकती, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अब इसकी पीडीएफ की बात करूं तो मैं आपको इसको तो टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग वहां से ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप हमें और कुछ बताना चाहते हैं या कुछ राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट में दे दीजिएगा, मैं आपकी राय देख के आपको वहां पर रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ अगर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, प्लीज़ लाइक भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लविंग मी।